हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एचआरएम का जो अस्तित्व है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया। ठीक है, तो इन टूडेज ग्लोबल एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और रनिंग और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो जो सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करती है, तो वो नहीं कर पाएगी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हैज़ अमर्ज फ्रॉम द पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट से ही अमर्ज होकर आया है। और जो टर्म पर्सनल मैनेजमेंट है वो कहाँ से अमर्ज हुई थी? 1945 में अमर्ज हुई थी, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद। इस स्टेज के टाइम पर जो पर्सनल मैनेजर्स थे distinguish themselves from other managerial functions and personal functions being declared as a separate managerial functions। यानी इस टाइम पर जो है पर्सनल मैनेजर्स को अलग दर्शाया गया कि मैनेजरियल जो फंक्शंस हैं उनसे अलग और पर्सनल फंक्शन अलग होते हैं। एज डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं दे आर डिफरेंट एंड जो पर्सनल मैनेजमेंट के लिए जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, वो भी डिफरेंट है। एट दैट टाइम द स्कोप ऑफ पर्सनल फंक्शन वॉज क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू द हायर एंड फायर पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम पर क्या हुआ, जो पर्सनल फंक्शन है वो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया बिकॉज ऑफ कि हायर एंड फायर पॉलिसी थी ऑर्गेनाइजेशन में। इस वजह से उसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। हायर एंड फायर पॉलिसी का मतलब होता है जैसे कभी तो वो पर्सन्स को हायर कर देते हैं और कभी अगर उनको ठीक नहीं लगता तो वो फायर्ड कर देते हैं, यानी उनको निकाल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, फिर उसके बाद है जो कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम है वो इवॉल्व हुआ है बहुत सारी स्टेजेस से। तो पहली स्टेज जो होती है वो होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट स्टेज जो है वो होती है ट्रेड यूनियंस। आफ्टर दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर बिहेवियरल साइंस एंड ह्यूमन रिलेशंस। ये जो है सारी क्या हैं, एक तरीके से स्टेजेस हैं जहाँ से जो एचआरएम है उसका कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली जो स्टेज है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, ये जो स्टेज है ये कैसे आई, कहाँ से आई, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। द मोमेंटम ऑफ और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी। कब स्टार्ट हुई थी? 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, जब टेक्निकल एडवांसेस एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर मैथड्स रिजल्टेड इनटू मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का बहुत ज़्यादा एक मास में प्रोडक्शन करा गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी एडवांसेस हो गई थी, एडवांसमेंट आ गई थी, इम्प्रूव हो रही थी, और एग्रीकल्चर जो है वो भी साथ के साथ इम्प्रूव हो रही था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मास प्रोडक्शन जो है पर्सन्स करने लग गए थे। तो उस टाइम पर द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो है इनिशिएटेड द नीड फॉर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड लेबर। तब उनको कौन कौन से लेबर चाहिए थे? ट्रेंड चाहिए थे। और कैसे लेबर चाहिए थे? स्किल्ड लेबर चाहिए थे। और अपने वर्क को इम्प्रूव करने के अलग अलग मेथड्स उनको मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, लार्ज स्केल पर जो है प्रोडक्शन कर रहे थे। इस पीरियड में क्या हुआ, एट द बिगनिंग ऑफ दिस पीरियड जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जल्दी रैपिड ग्रोथ कर रही थी। तो उस वजह से भी जो एचआरएम है उसकी नीड पड़ी थी। तो इन 1776 में अदाम स्मिथ इन हिज वर्क द वेल्थ ऑफ नेशंस प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर इन द वर्क। जो हमारे ये थे अदाम स्मिथ थे, उन्होंने एक वर्क दिया था, यानी वेल्थ ऑफ नेशंस का एक जो किस्सा था वो प्रपोज किया था और कॉन्सेप्ट दिया था कि स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिससे क्या हो सके, जो एफिशिएंसी है वो डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो जो अदाम स्मिथ है कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कैपिटलिज्म ऑल्सो लाइटेड द टर्म इनविजिबल हैंड और लेजीज फेयर अप्रोच। इसने क्या क्या अप्रोच दी थी? एक तो इनविजिबल हैंड की अप्रोच दी और लेजीज फेयर अप्रोच दी। इन द वर्ड्स ऑफ रेस्को, जो अकॉर्डिंग टू हिडन अप्रोच द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रिंसिपल एंड विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द लॉ।
यानी कि बाद में जो है जो रस्वो है उसने क्या कहा कि अपने प्रॉफिट को, बिज़नेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रॉफिट्स हैं उनको कैसे इंक्रीज़ किया जा सके अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रिंसिपल, जो मार्केट प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग, और जो भी लॉ ने कोई भी कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग भी। ये मैं एक एक लाइन पढ़कर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि अगर एक एक लाइन आपने पढ़ ली और जब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ढंग से समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है। सो इफ़ गवर्नमेंट जो है अगर इंटरफेयर करती है बिजनेस में, इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ मिनिमम, सोसाइटी विल बेनिफिट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो है सोसाइटी को भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर गवर्नमेंट क्या है जो इंटरफेयर करती है बिजनेस के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये अप्रोचेस थी वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई टू द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, और जो गवर्नमेंट है वो भी फेल्ड हो गई कि जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉयज़ का उसको प्रोटेक्ट करने में। तो 1832 में जो चार्ल्स बैबेज हैं फर्दर एलोबरेटेड, उन्होंने फर्दर एलोबरेट किया द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा से एलोबरेट किया एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और फिर उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर के क्या बताए, एडवांटेजेस बताए। ठीक है। तो यहाँ से पहला जो स्टेज था एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम वो था इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन। उसके बाद है ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियनिज्म का मतलब है कि जो ट्रेड यूनियंस थे अब वो भी जो है एक तरीके से, ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, एक ग्रुप होते हैं या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और कॉमन गोल्स को क्या करती हैं, अचीव करती हैं। ठीक है। तो ट्रेड यूनियन इज़ अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म टू अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं, और जो ये ट्रेड यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशंस में कंपोज ऑफ किन किन से बनी हुई होती हैं, कोई वर्कर्स से बनी हुई होती हैं, किसी प्रोफेशनल्स से बनी हुई होती हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो एम्प्लॉयड नहीं है उनकी वजह से भी बन सकती हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो भी ट्रेड यूनियन बनाकर काम कर सकते हैं। और ट्रेड यूनियन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो वर्कर्स हैं अगर उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कोई भी बिहेव सही नहीं कर रही है, उनको अच्छी सैलरी नहीं दे रही है, या उनका जो रेम्यूनरेशन है जो उनका बनता है, ओवर टाइम रेम्यूनरेशन भी जो होता है तो वो भी नहीं दे रही है, तो ये भी अपनी एक यूनियन उस टाइम पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है द वर्किंग क्लास ऑल्सो फॉर्म द जनरल यूनियन ऑफ ऑल वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो बेसिक पर्पस क्या था ट्रेड यूनियन का, इज़ टू बार्गेन विद द एम्प्लॉयज़ ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स और बेटर वेज, वर्किंग कंडीशंस, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, रूल्स गवर्निंग हायरिंग एंड प्रमोशन, वर्किंग बेनिफिट्स, मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। इनका मेन जो मोटिव था या हम कह सकते हैं जो पर्पस था वो ये था कि एम्प्लॉयज़ के लिए एक तरीके से बार्गेन करना मेंबर्स ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स, जो उनके मेंबर्स हैं, और इस तरह से उनको क्या कहते हैं बार्गेन करना जो मैनेजर्स हैं उनके साथ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। तो जो ट्रेड यूनियंस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया बहुत सारी कंट्रीज़ में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर। तो दीज यूनियंस एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑन द एम्प्लॉयर्स साइड रिजल्टिंग इनटू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। ये जो ट्रेड यूनियन बनाई गई थी ये किस लिए बनाई गई थी, एम्प्लॉयर्स की साइड से बनाई गई थी, तो उसकी वजह से क्या होने लगा, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। यहाँ पर बोला गया है कि ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स, यहाँ पर यही बात है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बार्गेन करते थे किनके साथ, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्कर्स हैं उनको कम पैसा देते थे, तो उस वजह से क्या हुआ बाद में एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया वर्कर्स का। तो trade unions are in the current scenario or as still an influence force to protect the social and economic development of its members in many countries around the world। आजकल भी जो ट्रेड यूनियंस हैं कहने को हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की तरफ होती हैं, बट वो फिर भी किसके ऊपर काम करती हैं, अपने मेंबर्स के ऊपर, अपने एम्प्लॉयर्स के ऊपर। ठीक है। सो नेक्स्ट आया साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या हुआ, The concept of scientific management focus on professional relationship between employer and employee। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस इन्हीं चीज़ों पर था।
ठीक है। तो F.W. जो टेलर है उन्होंने इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड अ ग्रेट लीडर, बहुत बड़े लीडर थे एफिशिएंसी मूवमेंट के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी जो कंडीशंस हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आगे के साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो रिलेशनशिप हैं वो सही होने लग गए। तो फर्स्ट वन इज़ अडॉप्ट वर्क मेथड्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टास्क इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, रूल ऑफ थंब मेथड का यूज़ ना करके किसका यूज़ करो, साइंस का यूज़ करो। फिर नेक्स्ट मेथड क्या बोला गया था, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ, क्या सिलेक्शन का क्या साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, ट्रेनिंग देने का क्या साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का भी उन्होंने बताया था। उसके बाद द मैनेजर शुड अप्लाई साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू प्लान द वर्क को प्लान करने के लिए जो मैनेजर्स थे उन्होंने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे उनको भी अप्लाई करने का ठान लिया या अप्लाई करने लग गए थे। उसके बाद है क्लोज सुपरविजन, ज़्यादा से ज़्यादा सुपरविजन रखा गया और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई टू ईच वर्कर, हर एक वर्कर को जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड, तो उनको क्या दिया गया, एक अच्छा सुपरविजन दिया गया कि आपने काम ऐसे करना है। यानी सुपरविजन का मतलब है ध्यान रखा गया कि वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं और उसके ऊपर उनको क्या किया गया, गाइड किया गया। ठीक है। एंड दिस प्रिंसिपल जो है स्ट्रेस किस पे ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस डाला कि जो टास्क है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके कि पर्सन्स आगे कर क्या रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एडवोकेटेड द पेमेंट ऑफ वेजेस शुड बी लिंक टू द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज़ बीन चैलेंज एंड क्रिटिसाइज बाय ट्रेड यूनियंस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से चैलेंज बन गया और जो है ट्रेड यूनियंस के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये आगे जाकर इस वजह से भी ये भी एक कॉज है कि हमें HRM का जो इवोल्यूशन है वो करना ज़रूरी पड़ गया था, उसकी नीड और जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ नोन एज IO साइकोलॉजी, यानी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, ये सारी बता रही हैं कि पर्सनल भी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में भी हो सकती हैं, ऑक्यूपेशन जो आप कर रहे हैं उसके फॉर्म में भी हो सकती हैं। और इट अप्लाइज साइकोलॉजी टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द जो वर्क प्लेस एंड इट अटेम्प्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए अटैम्प्ट की गई थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करना, और साथ ही साथ इनका जो मोटिव था वो ये था कि जो वेलफेयर है उनके ऑर्गेनाइजेशन की वो भी आसानी से हो सके। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने इसको इंक्लूड रिसर्च इन जॉब परफॉर्मेंस में जो रिसर्च है उसके लिए भी इसको इंक्लूड किया गया। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि द वेलफेयर हो गया और जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस अप्राइजल, मैनेजमेंट, कंपेंसेशन, वर्क मोटिवेशन, जॉब एटीट्यूड्स, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी की सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो हैं बिलीव्स इन द साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल। Generally, IO psychologists are employed within organization generally as a part of HR department. HR department के पार्ट के बदले में उनको ये क्या किया गया, इनको अपॉइंट किया गया। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच आई। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच जो है उसने एक्सप्लोर्ड मैनेजमेंट फ्रॉम सोशल एज वेल एज साइकोलॉजिकल व्यू दिया एंड एडवोकेट्स ऑफ दिस अप्रोच आर कंसर्न विद वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर से ज़्यादा कंसर्न थे और ट्रीट दैम एज पीपल। उन्होंने कहा जो पर्सन्स हैं उनको पर्सन्स की तरह ट्रीट करिए, मशीन नहीं है वो, मशीन की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पर इट वुड मेक द वर्कर मोर सेटिस्फाई एंड प्रोडक्टिव। ये जो है वर्कर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई और प्रोडक्टिव मानते थे और उनको सेटिस्फाइड रखते थे। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिलेशन जो है बहुत बड़ा एक एक्सपेक्ट बन गया, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस बन गई कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एसेट की तरह है कि अगर वो नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे अपना काम नहीं कर सकती है। उसके बाद है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट।
ह्यूमन रिलेशन के ऊपर मूवमेंट हुए, जैसे गेन्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थिंकर्स। मैनेजमेंट थिंकर्स के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी वजह से ह्यूमन रिलेशन के जो है मूवमेंट्स बनाए गए, जैसे एल्टन मेयो और मारी पार्कर फॉलेट, ये सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे। उसके बाद दिस मूवमेंट जो है आइडेंटिफाइड एंड इंकरेज द ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशन को आइडेंटिफाई करता है, उनको इनकरेज करता है। फैक्टर्स विद हेल्प टू इम्प्रूव द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या है इम्प्रूव करता है क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन को, और साथ ही साथ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एल्टन मेयो जो है कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इज अनफॉरगेटेबल अप्रोच, ये जो है ये एक तरीके से अनफॉरगेटेबल अप्रोच है, इसको आप फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। एंड मेयो इज़ नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, जो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन इसको कहा जाता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का। और दिस मूवमेंट कंसिडर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ओनली अ फॉर्मल सिस्टम बट ऑल्सो अ सोशल सिस्टम। इस जो ये इसने जो दिए थी हमारे को क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स बताई थी और ये मूवमेंट बताया था, ये क्या कंसीडर करके चलता था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फॉर्मल सिस्टम नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सोशल सिस्टम भी है और सोशली सारे काम होते हैं। यहाँ पर ह्यूमंस हैं जो कि एक तरीके से जहाँ पर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको क्या रखें, सेटिस्फाई रखें। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल साइंस कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड इन इट, इसमें जो है ह्यूमन रिलेशन के प्रिंसिपल्स और साथ साथ बिहेवियरल साइंस जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई किया गया इसके अंदर, और टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर है ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल ह्यूमन रिलेशंस एंड मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशन को सिग्निफिकेंस दी गई, यानी एक इम्पॉर्टेंस दी गई। यहाँ पर उनको रियलाइज़ हुआ कि एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। ठीक है, आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ HRM इन इंडिया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।